हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, डेली की तरह हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जीके जीएस का, जिसमें आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपके लिए डेली ही और शॉर्ट क्लासेस भी देखने को साथ ही साथ मिलती रहती हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है, यानी इंडिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, ऐसा कि आपको ये डायग्राम जो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसमें आपको दर्शाया गया है बाई मैप, यानी ये क्लास बहुत ही शानदार है। अब देखिए आप इसमें आपको कितनी आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि देखिए, ये ग्रीन कलर का जो ऊपर है यहाँ पर, ये हो गया उत्तर भारत, उत्तरी पर्वतीय मैदान प्रदेश। फिर हो गया ये ब्लू कलर में उत्तर का विशाल मैदान। फिर हो गया दक्षिण का पठार, और ये साइड से हो गया तटीय मैदान, और ये हो गया थार का मरुस्थल। तो टोटल कितने इसमें डिवाइड हो गए, 5 भाग। यानी उत्तर का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एक हो गया, उत्तर का विशाल मैदान दूसरा हो गया, तीसरा हो गया दक्षिण का पठार, चौथा हो गया तटीय मैदान, और पांचवा हो गया थार का मरुस्थल। यानी इन 5 भागों में भारत को विभाजित किया गया है, ठीक है, भौगोलिक आधार पर। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन को बहुत ही हमने बेहतरीन तरीके से इसमें सजा कर लाए हैं, जिससे पीडीएफ के साथ हमने बनाया कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे विद इमेज, जिससे आपको समझने में बहुत ही सरलता होगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है, यानी कौन सी है सबसे जो ऊंची है विश्व की चोटी, वो कौन सी है। एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, या फिर मकाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि इसमें एवरेस्ट लिखा हुआ है। और ये सीन भी आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी पिक्चर है, ये जो पिक दिखी हुई है वो कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मालवा का पठार कौन से राज्य में पड़ता है। ये जो मालवा का पठार है वो कौन से राज्य में पड़ता है। अब ये आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, इसमें कितने सारे मैंने यहाँ पर पठार दिखाई है, जैसे कि केटू ये हो गया, और ये नंगा पर्वत हो गया, ये थार का मरुस्थल है, ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये शिलोंग का पठार हो गया, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर ये कोरामंडल तट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये रही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये सॉरी अरब सागर, और ये रहा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और ये ऊपर जो है यहाँ पर ये कंचनजंगा है। तो इस तरीके से डायग्राम से आपको समझने में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और तो इसीलिए हम ये डायग्राम इसमें साथ लेकर आए हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या होगा कि मालवा का पठार कौन से राज्य में पड़ता है। अब आप बताइए, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर। तो थार का मरुस्थल गुजरात में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, या फिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो मालवा का जो पठार जो बना है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बना है, मध्य प्रदेश में, लेकिन ये राजस्थान गुजरात और ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें इसका ऑप्शन इसमें सारे के इसमें, जैसे कि ये गुजरात भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसमें राजस्थान भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ तो वो होगा मध्य प्रदेश से। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 3 पड़ गया, बट ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें दिया होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर ये शिशु, पिता और पुरुष, ये 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये जो डायग्राम बनाए हैं ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, तो इसमें से क्या सही जवाब है आपका। अब जैसे कि ये दिख रहा है कि शिशु, सारे शिशु जो हैं वो क्या होंगे, पुरुष होंगे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं, कुछ बच्चे मेल हो सकते हैं, तो पुरुष के अंदर सारे शिशु नहीं आएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ पिता, जब पिता लिखा हुआ है, ठीक है, तो सारे पिता किसके अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। तो ये जैसे कि मान ली ये हो गया पुरुष, इस तरीके से बना, ये हो गया यहाँ पर पुरुष, इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर पुरुष, ठीक है। और पुरुष के अंदर सारे कौन आ गए, ये आ गए अंदर पिता, ठीक है, क्योंकि सारे पिता कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि मेल होते हैं। और ये आ गए शिशु, यहाँ से थोड़ा सा हल्का टच करते हुए, ठीक है, हल्का सा टच करते हुए ये आ गए यहाँ पर, और ऐसे भी नहीं, ये यहाँ से ऐसे ये आ गए यहाँ पर शिशु, यानी कुछ शिशु पुरुष हैं और कुछ शिशु महिलाएं हो गए, ठीक है। तो यानी कुछ फीमेल है और कुछ मेल हो गए। तो ये वाला डायग्राम यहाँ पर कौन सा बनता है, ये बनता है ऑप्शन नंबर बी। अब बी यहाँ पर कौन सा दिया हो, इसी तरीके से उसमें दिए होते हैं क्वेश्चन जिससे कि दिमाग इंसान का हिल जाता है। तो इसमें कौन सा है जो बी वाला ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी पर। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बी पर टिक करेंगे, ये हो गया डी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखने होते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी वाले पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। साथ ही साथ आपके लिए अपना स्कोर भी नोट डाउन करके रखना है, बाद में आप इसमें बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर गेन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी 3 पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर है शिक्षक, कॉलेज और छात्र, ठीक है। अब शिक्षक, कॉलेज, छात्र, उस हिसाब से आपको यहाँ पर कौन सा जो आंसर है वो सही दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जैसे कि अब फिर से हम अपने यहाँ पर खुद का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। अब हमने पहले लिए कॉलेज, ठीक है, कॉलेज, ये हो गया कॉलेज का गोला। अब हम इसमें शिक्षक, क्योंकि कॉलेज के अंदर शिक्षक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया ये शिक्षक। और छात्र भी कहाँ होते हैं, कॉलेज के अंदर होते हैं। कोई भी छात्र शिक्षक नहीं होता और कोई भी शिक्षक छात्र नहीं होता, और कोई भी शिक्षक या फिर छात्र कॉलेज नहीं बनता। कॉलेज के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं। तो ये वाला हमारा डायग्राम बनता है इससे, और ये कौन सा इसमें मैच कर रहा है, वो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से। कहाँ पर कर रहा है, ये ऑप्शन सी पर ही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी कौन से ऑप्शन में है, अब ये हो गया ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो ये जो रीजनिंग है वो बहुत ही दिमाग खिलाने वाले इसमें क्वेश्चन होते हैं, यानी जवाब जो है वो बहुत ही नॉर्मल होंगे, लेकिन इसमें पूछा इस तरीके से गया होता है कि इंसान सही करने के बावजूद ही अपना क्वेश्चन गलत करके आ रहा होता है, यानी उसने सॉल्व बहुत अच्छे से किया होता है, लेकिन लास्ट में जो उसमें टिक करता है वो गलत ऑप्शन चूज कर लेता है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर सी ऑप्शन चूज करेंगे लेकिन वहाँ पर डी आएगा, तो उस हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा, जबकि ये गलत बन रहा है। तो जो सी हमें देखना है ऑप्शन, तो देखना है सी वाला ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी 3 दिया हुआ है फिर से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ये इस तरीके से। ये है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कबूतर, भालू और पक्षी। अब देखिए कबूतर, भालू, पक्षी जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कबूतर, जैसे कि हमने पहले एक पक्षी का हमने यहाँ पर एक गोला यहाँ पर बना दिया, ये हो गए हमारे पक्षी। अब पक्षी जो कौन होते हैं, सारे कबूतर पक्षी होंगे, तो पक्षी हमने वो कबूतर हमने पक्षी के अंदर कर दिए, ये बाहर हो गए कबूतर, ये अंदर हो गए पक्षी। अब भालू, भालू ना तो कोई पक्षी से रिलेटिव है और ना ही कबूतर से, तो भालू कहाँ हो गया, ये यहाँ पर साइड से बन गए और थोड़ा हल्का दूर, यानी उसे टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गए यहाँ पर
भालू, ये भालू हो गए, अंदर कबूतर हो गए और ये बाहर पक्षी हो गए। अब ये वाला डायग्राम आप देखिए किस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। अब आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। बी के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। चलिए अब देख लेते हैं अपना अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान, झारखंड, मिजोरम या फिर छत्तीसगढ़। तो पहली बात मैं बता दूं, इसको याद करने की ट्रिक है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्री से हो गया त्रिपुरा, पा से होगा ठीक है, हाँ, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान। अब गम से तो गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड, रा से हो गया राजस्थान। तो ये रहे हमारे जो राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही दिए हुए, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिससे होकर नहीं गुजरती है। यानी इसमें एक ऐसा ऑप्शन डालना था जिससे होकर नहीं गुजरती। चाहे यहाँ पर हम मध्य प्रदेश, चाहे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल सकते थे, चाहे असम डाल सकते थे, चाहे पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, यानी कोई भी इसमें स्टेट डाल सकते थे। लेकिन इसमें जो सारे स्टेट डले हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं। राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसके जो है ऑप्शन भी सारे सही हैं, तो इसमें से कोई सा भी इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। सारे के सारे ऑप्शन इसके ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शिलोंग का पठार भारत के किस हिस्से में पाया जाता है। ये जो मैं अभी जो इसका डायग्राम था आपको पिछले वाले मैप में दिखा चुकी थी। शिलोंग का जो पठार है वो किस हिस्से में पाया जाता है, ये भारत के पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर ए। शिलोंग का पठार पूर्वी भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये शिलोंग कहाँ की राजधानी है, ये हो गई मेघालय की राजधानी। ठीक है, और वहीं पर है शिलोंग। तो जो शिलोंग है तो वहीं पर हो जाता है शिलोंग का पठार, तो उसी को बोलते हैं। तो शिलोंग कहाँ पर है, मैंने मेघालय किस हिस्से में, भारत के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो वो कहाँ पर है, वो है पूर्वी हिस्से में। तो ये भी पूर्वी भारत में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। अच्छा ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट से थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये फिर से क्वेश्चन ये आया कि इसमें विद डायग्राम के साथ है, यानी यहाँ पर इसका डायग्राम भी है। शिलोंग का पठार भारत के किस हिस्से में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारा शिलोंग का पठार। कहाँ पर है, ये, और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है शिलोंग का पठार यहाँ पर है। अब ये हिस्सा कौन सा होगा, हमारा पूर्वी, क्योंकि ये जो इधर की साइड है ये हो गए पूर्व, ये हो गए पश्चिम, ये हो गए उत्तर और ये हो गया यहाँ से दक्षिण। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है शिलोंग का पठार, और यहीं पर होता है, कहाँ पर, यहाँ पर होता है मेघालय, ये इस साइड से। ठीक है, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो वहीं पर शिलोंग में एक पठार जो एक एरिया है उसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। ठीक है, तो शिलोंग का पठार कहाँ पर हो गया, पूर्वी भारत में, जैसा कि हम इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूर्वी भारत। चलिए आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने डायग्राम के साथ बनाई थी ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हर क्वेश्चन यानी हर प्रैक्टिस सेट को या फिर हर क्लास का फ़ायदा आप टाइम से ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।